हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन में सर आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर में आप देख रहे होंगे कि आपको एक अवतल दर्पण दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका यहाँ से रे निकल रहा है, एक सीधे चला आ रहा है, फोकस होते हुए सीधे चला आ रहा है, दूसरा रे जो है वक्रता केंद्र से मिरर पर टकरा कर वापस चला जा रहा है और इसका ओ डैश का इमेज आई डैश पर बन रहा है। जैसा कि आप लोग को फिगर समझ में आ गया होगा। अब बात डिफिनीशन बताते हैं कि रेखीय आवर्धन यानी लीनियर इमेज को, लीनियर मैग्नीफिकेशन का डिफिनीशन क्या बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई डैश की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई यानी आई डैश की लंबाई और वस्तु की लंबाई ओ डैश की लंबाई क्या के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। आई डैश की लंबा लेंथ और ओ डैश का अगर अनुपात हम लोग निकाल दें तो इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन का अगर अब इसके फार्मूले के बारे में हम लोग बताते हैं कि आप रेखीय आवर्धन का फार्मूला कैसे निकालेंगे। इसके कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हैं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये तो आपका डिफिनीशन हो गया। इसमें एक केस बनता है, देखिए ये तो मुख्य अक्ष है और अगर आप ये ऑब्जेक्ट का लंबाई लेंथ नापेंगे तो इसके मुख्य अक्ष के लेंथली नापेंगे और इमेज का भी नापेंगे तो वो भी मुख्य अक्ष के लेंथली ही नापेंगे। और चूंकि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष ये जो है इसके ऊपर की दूरियां जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, निगेटिव होती हैं। अतः सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक तथा सीधा प्रतिबिंब, अगर इमेज सीधा बन रहा है तो आपका पॉजिटिव होगा, अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो वहाँ आपका निगेटिव होगा। ये आपका पॉइंट था। अब रेखीय आवर्धन के इसके फार्मूले के लिए क्या क्या बातें आती हैं ये हम आपको बताते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि M1 और M2 आपको कोई एक दर्पण, अवतल दर्पण दे दिया गया है। इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी है जिसका उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अतः वस्तु की नोक ओ डैश से चलने वाली किरणें OP ओ डैश P से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की नोक आई डैश पर जाके मिल जाएंगे। चूँकि P और O दर्पण के बिंदु P पर एक अभिलंब है, अतः मान लेते हैं कि एंगल ओ डैश PO आपतन कोण है और OPI डैश परावर्तन कोण है, ये हम मान लेते हैं। अब चूंकि इतना हो गया है तो बात कर, जो एंगल O डैश PO इक्वल टू होगा यानी O डैश PO ये इक्वल होगा किसके, एंगल OPI डैश के एंगल होगा O डैश P यानी ये पूरा एंगल जो है इस I डैश इस OPI डैश के इक्वल होगा। अब ये परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ से ये था, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन लॉ से हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं PO डैश इक्वल होगा एक PI डैश के। ये एक समकोण है, अब यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल O डैश P एंड ट्राइंगल I डैश P, O डैश P और I डैश P जो है ये एक समकोणिक हैं तथा हम ये निकाल सकते हैं कि I डैश अपान हो जाएगा O डैश इक्वल होगा PI अपान PO के। I डैश जो होगा I डैश आपको PI के इक्वल मान सकते हैं और O डैश जो है वो PO के, और जितना आप लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका अगर डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो I डैश का जो दूरी होगा, I डैश का दूरी हम मान लेते हैं -y2 है और O डैश का जो दूरी है वो +I1 है और PI की जो दूरी है वो -V है और PO की जो दूरी है वो -U है। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू में इन सारे पॉइंट्स का वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है I डैश का वैल्यू हम निकाले हैं -y2 और O डैश का वैल्यू +y1 इक्वल हो गया PI की वैल्यू -V और PO की वैल्यू -U। अब आपको इतना पॉइंट मिल गया है। यहाँ से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, -y2 अपान y1 इक्वल होगा V अपान U के। अगर हम ये माइनस अगर इधर भेज देते हैं, इस माइनस को अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो y2 इक्वल टू होगा y1 इक्वल टू -V अपान U, ये भी इक्वल हो गया M के। ये हमारा फार्मूला बनता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला रेडी हो गया। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।